हेलो बच्चों, आप लोग के बीच में पुनः क्लास आज आप लोग के 9th क्लास स्टार्टिंग करने जा रहा हूं। क्लास 10th के बाद आपका नेक्स्ट वीडियो जो होगा 9th से चालू होगा, जिसमें क्लास आपके 9th लिख दिया हूं। और इसमें सबसे पहले आपको मैं सिलेबस समझा रहा हूं कि आपको 9th क्लास में सबसे पहला पोजीशन स्टार्टिंग जो करना है, कहां से करना है। आपके पास लिखा हुआ चीज है संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं। इसमें संख्याओं से संबंधित रिलेशन बात की जानकारी हमको पहले लेना है अध्याय के अंदर से। पहला ये आपका संख्या पद्धति से संबंधित चीज है। इसके अंदर में ये अध्याय 1 ही समझिए इसको। अध्याय 1 स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको संख्या पद्धति जानना है, उसके बाद उसकी भूमिका जानना है, वो क्या उसका भूमिका है उसके अंदर में। इसके बाद आपको अपरिमेय संख्याएं जानना है इसके अंदर में। इसके बाद वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में जानना है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, ठीक है, दोनों चीज। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण जानना है। संख्या रेखा किसको कहते हैं, ये टॉपिक है, ये भी आपको बताया जाएगा, ये भी बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा। दूसरी चीज, वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया। वास्तविक संख्याओं के बारे में संक्रियाएं बहुत सारा होता है, कुछ उसका क्रिया होता है, जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भाग में, वो क्या होता है वो जानेंगे। इसके बाद जानेंगे, लास्ट पॉइंट होगा ये, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। घातांक नियम जो है वो आपका नहीं होगा, ये भी आपने 7 क्लास में पढ़ा है, ये भी आपने 7 क्लास के अंदर में पढ़ा है, 8 में भी मिला है। संख्या रेखा पर मान आपको 7 में भी मिला है। वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार आपके 8 क्लास में भी मिला है। 7 में भी एक क्वेश्चन मिलता है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में। और अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्या जो है रिलेशन इसका यहाँ पे, वो भी आपको 7 क्लास के अंदर से मिलेगा। ये मिला है, उसमें भी है। तो ये आपके 9th क्लास के मैं सिलेबस आपको लिखा हूं थोड़ा देर के लिए कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब इस संसार के अंदर में जितनी भी संख्याएं हैं वो नंबर सिस्टम की तहत आती हैं। जिसमें आप हम बात करें कि सबसे पहले संख्या अगर बात करते हैं तो प्राकृत संख्या होती है, उसके बाद दूसरी संख्याएं पूर्ण आ जाएगी, पूर्णांक संख्या आ जाएगी, सम संख्या आ जाएगी, विषम संख्या आ जाएगी, भाज्य संख्या आ जाएगी, अभाज्य संख्या आ जाएगी, ऋण संख्या आ जाएगी, यौगिक संख्या आ जाएगी, संपूर्ण संख्या आ जाएगी, ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, धनात्मक संख्या आ जाएगी। इस तरह से संख्याओं के पूरा सिस्टम पद्धति जो है ये संख्या पद्धति में आपके आता है, ठीक है, सिस्टम में। उसके तहत संख्या पद्धति के तहत इतना बात आपको जानना है 9th क्लास के बेस में। अगर आप देखा जाए तो ये पीछे क्लास की चीज इसमें मिलेगा। मैं इंगित करूंगा आपको कि देखिए कहाँ मिला। घातांक के जो नियम है वो आपको पीछे क्लास में मिलेगा। और यहाँ पे वास्तविक संख्याओं पे लिखल है संक्रिया। संक्रियाएं के मतलब कुछ क्रियाएं मिलेगा, जैसे जोड़ में, घटाव में। दूसरा चीज, संख्या रेखा भी मिला है। संख्या रेखा पर किसी मान को निर्धारित करते हैं, वो भी मिला है। वो भी कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या के लिए। दूसरा चीज, वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार के मतलब किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका भागफल कैसा आता है, वो दशमलव प्रसार 7 क्लास में भी मिलेगा। इसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या 7 क्लास में भी है और 9th में भी बेस में आपको मिला, फिर 10th क्लास में मिलेगा, लेकिन लेवल चेंज होते जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर आएंगे तब का लेवल चेंज होते जाएगा। और लेवल चेंज हो करके आपको न्यू जानकारियां लेकर के तब आप मैट्रिक क्लास के अंदर में जाकर के मैट्रिक एग्जाम देंगे और उसकी जानकारियों को पूरा समावेश करके आप 9th क्लास की लेवल मजबूत करते हुए पीछे वाला क्लास की लेवल मजबूत करेंगे तो 10th लेवल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसमें किसी प्रकार की आपको कहीं भी तनिक डर नहीं बना रहेगा कि हम ये नहीं जानते, क्योंकि कहा जाता है कि जो आदमी अगर एक खिणी के ऊपर अगला खिणी पे पैर रखना चाहता है तो पिछले वाला निचले वाला खिणी के ऊपर वो पैर रखेगा, उस पर जमाए रहना पड़ता है, तब अगला पैर उठा के ऊपर डालना पड़ता है।
सेम जीवन में यही चीज है कि अगर आप पीछे वाले क्लास को भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं या उसको किसी कर्म कारणवश आप पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो वो आपकी आगे क्लास में पुनः उस चीज को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी हमारी क्वेश्चन की जानकारियां हो पाएगी। अन्यथा आप करने में आपको ये बहुत मुश्किल खड़ा करेगा, क्योंकि आप पीछे वाला चीज को छोड़ दिए हैं, तो इसलिए पुनः पढ़ना पड़ेगा। यदि आप पीछे की चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं तो आपको इस क्लास के अंदर में अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको इसको पढ़ने में भी मजा आएगा कि ये कहता क्या है, क्योंकि इस चीज के बारे में मैं पीछे क्लास में पढ़ लिया हूं। तो इस प्रकार से ही आपको मैं क्लास 9th में संख्या पद्धति के बारे में बताया। तो आप 9th क्लास के लेवल में संख्या पद्धति के बारे में समझिए और ये क्या समझा रहा है और इसमें क्या क्या चीज न्यू जानकारियां है, वो मैं आपके क्लास 9th की तरह दूंगा। ऐसा नहीं कि ये अपरिमेय आ गया तो लिखवा दूं, ये वास्तविक संख्या आ गया तो लिखवा दूं, ये नहीं। इसमें सिस्टम पे आइए, भूमिका इसका देखिए, इसका भूमिका मैं क्या दे रहा हूं, भूमिका पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये चीज मैं मिटा दूंगा और ये भूमिका पहले समझिए कि इसमें संख्या पद्धति में भूमिका क्या है, वो चीज को ध्यान दीजिए। जैसे आपको भूमिका से संबंधित बात बता रहे हैं, इस पे समझिए और आगे की ओर ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे हमारे नियम के तहत संख्याओं का समावेश बढ़ते जाता है और क्या क्या हमारी न्यू जानकारियां मिलती हैं। सबसे पहले भूमिका में ध्यान दीजिए। एक मैं ये लिखा हूं, जो इसको देखिए, ये क्या चीज बना रहा हूं, ये देखिए एक लाइन पड़ा है, सीधा एक सीधी लाइन हमने दी है आपके पास। अब आइए ये 9th क्लास के बेस में इसको कैसे हम सीखते हैं और कैसे समझते हैं, उसकी जानकारी आप प्राप्त कीजिए। ये संख्या रेखा के लिए हमने लाइन दिया है, ठीक है। एक प्रकार से इसको अगर कहेंगे तो दोनों साइड तीर के निशान है, ठीक है। दोनों साइड तीर के निशान पर रेखा गणित में जब बात करते हैं तो ये रेखा की पहचान हो गई, क्योंकि जिसका अंत बिंदु न हो, जिसका अंत बिंदु न, अंत नहीं है क्योंकि ये तीर बना है, संकेत कर रहे कि हम आगे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भूमिका ही स्टार्ट करें, भूमिका यहीं से स्टार्टिंग है। इसमें हमने एक पॉइंट यहाँ पे दिया है, इस पॉइंट को मैंने 0 दिया। आपने पीछे क्लास में भी पढ़ा है, 6 क्लास में भी ये चीज मिला है आपको, आप याद पाइए या ई बुकों को जाकर के खोल लीजिए और संख्या रेखा के सिस्टम में जाइएगा तो आपको मिलेगा कैसा मैं पढ़ा हूं। अब क्या हुआ, ये 0 आपको यहाँ पे इंगित किया, 0 के इधर वाले पक्ष को आपको मालूम है कि क्या बोलते हैं, बायां। ये आपकी दाईं दिशा हो गया, ठीक है। ये दायां पक्ष कहिए इसको, दायां पक्ष। और इधर वाले 0 के बीचों बीच से घेर देते हैं, ठीक है। 0 की इस दिशा में जो हम जानते हैं दाएं होता है और इस दिशा में जो हम चलते हैं वो बायां होता है, ठीक है। बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब दो चीज समझिए, 0 के जब दाएं चलते हैं तो इसमें जितना चीज होता है सब प्लस का लिखाता है। इधर यहां से जब इधर चलेंगे तो प्लस के लिखाएगा और यहां से इधर चलेंगे तो माइनस के लिखाएगा। ये आपको पीछे क्लास में क्या चीज है, लेकिन मैं यहाँ पे भूमिका के तहत समझा रहा हूं कि कैसे हम संख्याओं को जान पाते हैं या निकाल पाते हैं या किस प्रकार से उसको हम आकलन कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पे 0 के बाद मैंने यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें डाल रहा हूं, 1 2 3 4 और यहाँ पे एक बड़ी लाइनें डाला 5 पे, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 1 5 भाग। तो 5 भाग जो हुआ, 5 पॉइंट को 5 भाग को मैंने 1 भाग बनाया, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पे भी मैंने आगे डाला 1 2 3 4 और ये 5 भाग, 5 भाग पे ये बड़ी लाइन डाला, ये इसको मैंने 2 पॉइंट बनाया। उसी प्रकार से इधर आएंगे तो जैसे 5 भाग इधर गया उसी तरह से इधर भी हम आएंगे, 1 2 3 4 और 5 भाग। ये माइनस में चलेंगे क्योंकि 0 के जिधर इधर चलेंगे तो ये सारे मान प्लस का है, ये भी प्लस का है। इधर जब चलेंगे तो माइनस का चलेंगे क्योंकि बायां पक्ष पहले से मैं लिखा हो कि माइनस का होगा। इसके बाद फिर 5 पॉइंट चलूंगा क्योंकि 2 प्लस तक गया है तो इसमें भी 2 माइनस तक चलूंगा, 1 2 3 4 और ये 5 भाग। ये 5वां जो भाग हुआ -2 हुआ। अब इसमें समझिए
कि इसके अंदर में बहुत सारे चीज को आप समझ सकते हैं। अगर हमको यहाँ पर बिंदु रखना होगा, यहाँ पर बिंदु रखते हैं, तो ये बताइए कि इस पॉइंट का मान क्या हो सकता है। आप पीछे क्लास को चीज पर ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। ये यहाँ तक से यहाँ तक 5 भाग है, यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 भाग। तो 5 भाग में ये कितने भाग पर है, तो 1 भाग 2 भाग पे, तो 2 भाग है तो इसको 1/2 लिखेंगे, ठीक है, इसको 1/2 लिखेंगे। उसी तरह से यहां अगर आते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, तो ये 1/4 भाग हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा भाग में 1/4 हिस्सा पर ये बिंदु स्थित है। उसी प्रकार से इधर भी आएंगे तो माइनस में आप चलेंगे। पहला अगर पॉइंट को लेते हैं 0 के बाद, 1 भाग है, 1 भाग में कितना भाग में है, माइनस में है, क्योंकि माइनस में है तो 1 भाग पर यहां से यहां तक अंक आपको निर्धारित कर रहा है, तो इसको -1/5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 भाग पे इसको हम इंगित किए हैं। यहां से यहाँ 1 भाग, यहां से यहाँ 2 भाग, यहां से यहाँ 3 भाग, यहां से यहाँ 4 भाग, यहां से यहाँ 5 भाग, क्योंकि 5 में -1 भाग मैंने माइनस के संकेत कर रहा है कि हम बाएं में है, लेकिन एक संकेत कर रहा है कि हम 1 भाग पर यहां पर स्थित है, यही आपको संकेत कर रहा है। उसी तरह से इस बीचों बीच यदि आते हैं तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो ये हो जाएगा -3/5 हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा। तो ये आपको हम इस संख्या रेखा पर अन्य मानों को रखा, पहले इसको आप समझिए। और देखिए यहां 0 से इतना मान को क्या मान बोला जाएगा ये समझना है। ये 0 से लेकर के माइनस दिशा को जो भी मान हो उसको क्या बोला जाएगा, और 0 से यहां तक जो मान गया उसको क्या बोला जाएगा, पहले इसको समझिए। और ये बीच में जो शून्य है उसको क्या कहा जाएगा, इस तीनों बात को पहले बारीकी से समझिए, तो आपको आगे की ओर समझ में आएगा कि क्या मैं समझा रहा हूं। तो देखिए 0 से इस दिशा को जो हम बढ़े हैं इसको ऋणात्मक मान बोलते हैं, ऋणात्मक, ठीक है, ये सब ऋणात्मक संख्या कहलाएगी, ये ध्यान रखिएगा। 0 से बाएं दिशा की ओर जितने हैं वो सब ऋणात्मक हो गया, और यहां से इधर की ओर जब जाते हैं तो ये धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक संख्या हो गया। अब ये आपके पास जो बीच में न्यूट्रल खड़ा है ये शून्य, शून्य जो आपको, इसको शून्य ही लिखिए, ठीक है। अब आप समझिए कि ऋणात्मक संख्या में यहां से लेकर के जितना मान लिखे हैं -1/5, -3/5, -1, -2 सब ऋणात्मक है। और इसमें आइए 1/2, 1/4, 1, 2 ये सब धनात्मक है। 2 चीज जान गए, ऋणात्मक धनात्मक इसी संख्याओं से मिल करके ऐसा ही नंबर सिस्टम को आगे की ओर बढ़ा करके इसको साबित किया गया कि माइनस वाला जो होती है संख्या ऋणात्मक संख्या होती है, और प्लस वाला जो संख्या होती है धनात्मक संख्या होती है। ये आपको भूमिका हम समझा रहे हैं, इस स्टेप को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो उसमें समझिए। इसके तहत हम अगर चलते हैं धनात्मक संख्या में, तो आपको सबसे पहले 1 है 2 है, 1 है और 2 है, तो इसके अंदर में सबसे पहले 1 और 2 जो संख्या है वो क्या होगी, या 1 और 2 के बारे में अगर बात करें तो कौन सी संख्या की बात करेगा, तो 1 2 यहां पे आप समझिएगा। तो ये चलना हम सबसे पहले शुरुआत किया है यहाँ 0 से, तो 0 से जब हम इधर की ओर बढ़ते हैं, ऐसे डेग डालते हैं तो हम धन की दिशा में चलते हैं, और 0 से इस दिशा की ओर हम चलते हैं तो माइनस की दिशा की ओर हम चलते हैं। दूसरी चीज, ये जितना सिस्टम पर हम चलने के प्रयास किए हैं, ये प्रयास हमारा 3 चीज साबित कर रहा है कि तो हम शून्य पर खड़ा है, या हम प्लस की ओर जा रहे हैं, या हम माइनस की ओर जा रहे हैं, यही आपको साबित करता है। तो इस धनात्मक संख्या में हमारे पास पहला स्टेप आ जाएगा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या इसमें कौन कौन है, इसी केवल संख्या से मैं बताऊंगा। तो 1 2 ये प्राकृत संख्या के क्रम होती हैं, 1 हो गया और 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट, इसी तरह से और आगे की ओर हम चलेंगे। दूसरा स्टेप, इसमें जब आते हैं तो इसमें जब हम आते हैं इसमें हमारे पास -1 और -2 है, तो इसमें जब हम संख्या पद्धति में चलते हैं, जब -1 और -2 की बात करते हैं तो ऋणात्मक में -1 और -2 जो है वो ऋणात्मक संख्या तो है ही,
वो ऋणात्मक संख्या तो है ही। अब इस संख्या को अभी इसी जगह छोड़िए, इस संख्या का प्रयोग हम इधर करेंगे। इसमें ऋणात्मक संख्या में कौन कौन आएगा? ऋणात्मक -1/5 भी होगा, -3/5 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा। इसको समझिए कि -1/5 भी हो जाएगा, -3/5 भी हो जाएगा, और -1 भी हो जाएगा, और -2 भी हो जाएगा। ये सभी ऋणात्मक संख्या है। इसको अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं कि क्या है, केवल ऋणात्मक संख्या है। अभी इसको भी नाम रखेंगे, इसको भी नाम रखेंगे, इसको भी नाम रखेंगे, इसको भी नाम रखेंगे, लेकिन यहां पहले आइए पॉजिटिव नंबर से। तो प्राकृत संख्या तो आप समझ गए। अब ये प्राकृत संख्या में एक यहाँ पे शून्य दिखा रहे हैं हम। शून्य को अगर हम डाल देते हैं, इस शून्य को इसके अंदर में हम भर देते हैं, तो ये हमारे पास कौन सी संख्या बनेगी? तो ये पूर्ण संख्या बनेगी, पूर्ण संख्या बनेगी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या किया, मैंने शून्य को भी अब ले रहा हूं, क्योंकि अभी 1 2 3 लिया हूं, यहाँ पे 1 है, 2 है, इसी तरह से आगे को 3 4 और आएगा। तो अब उसमें एक मूल संख्या मैं डाल रहा हूं, शून्य को डाल रहा हूं। तो शून्य जब इसमें प्राकृत में भरूंगा तो हमारे पास ये पूर्ण संख्या का रूप धारण करेगी, क्योंकि 0 1 और 2 और 3 डॉट डॉट। अब यहां पे आपके पूर्ण संख्या बन गई, क्योंकि धनात्मक नंबर है, प्राकृत संख्या भी धनात्मक नंबर है, पूर्ण संख्या भी। लेकिन अब इसमें एक शर्त है, एक शून्य आपको इसमें एक्स्ट्रा लिखा गया है, जो शून्य यहां है। ठीक है, अब इधर आइए, यदि ये पूरी संख्या में ऋणात्मक संख्या ये साबित कर रही है, तो ऋणात्मक संख्या यदि इसमें से आप ले लेते हैं -2 और -1, इस दोनों संख्या को इसके अंदर में अगर हम डाल देते हैं इसके अंदर में, तो वो कौन सी संख्या बनेगी? इसको आप समझिए। -1 और -2 को डालते हैं, केवल -1 और -2 को डालेंगे तो ये हमारे पास पूर्णांक संख्या बनेगी। पूर्णांक संख्या, इसमें क्या डालना है आपको? माइनस भी डाल देना है। तो 0 तो रहेगा ही, 1 रहेगा ही, 2 रहेगा ही, 3 रहेगा, लेकिन एक -1 और -2 भी डाल दीजिए, डॉट डॉट कर दीजिए। अब देखिए सिस्टम कहां से बना, इसके अंदर में जब मैंने माइनस को लगा दिया तो ये 0 1 2 3 और -1 -2 ये मिला करके ऐसी संख्या जो होती है पूर्णांक में होती है। पूर्णांक में आपको मालूम होगा कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, घात संख्या, भाज्य संख्या, यानी सभी संख्याओं इसके में समाहित रहता है। लेकिन शर्त क्या होती है कि बनने का जो क्रम है, कहां से शुरुआत है, इसको देखना है। धनात्मक में प्राकृत निकल जाएगा, धनात्मक में प्राकृत में जब शून्य मिल जाएगा तो पूर्ण बन जाएगा। पूर्ण में यहां से ऋण ले लेते हैं तो ये पूर्णांक बन जाता है। अब ये जितना सिस्टम है, ये सिस्टम इसी क्रम से आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये भूमिका में हमने क्या देखा कि एक संख्या रेखा पर मान ऋणात्मक और धनात्मक रखने के बाद इसमें से जब हम निकाल के अलग अलग उसको सजा रहे हैं, तो ये अनेकों प्रकार की संख्याएं यहाँ पे बनते जा रही है। तो इसके अंदर में देखिए, इसका पूरा मान इसमें मिल रहा है, इसका पूरा मान इसमें मिल रहा है, लेकिन इसका पूरा मान इसमें नहीं मिल रहा है, और इसका पूरा मान इसमें भी नहीं मिल रहा, क्योंकि समझिए इसमें आपके 0 1 2 3 है, 0 1 2 3 है, पूरा मान ये तो मिल गया, लेकिन -1 -2 इसमें भी नहीं है और ना इसमें भी है। तो ये आपके क्या हो गई, ये भूमिका संख्याओं का क्रम ऐसे चल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, अब यहाँ पे -1/5 और -3/5 है। यदि इसको हम संख्याओं को इसके अंदर में अगर हम डाल देते हैं तो ये कौन सी संख्या का निर्माण करेगा, ये आप सोचिए। -1/5 -3/5 अगर इसके अंदर में हम डाल दें तो एक प्रकार से समझिएगा तो यहां पर परिमेय संख्या ये बना लेगा, परिमेय संख्या आपको ये बना लेगा। परिमेय संख्या में अब क्या हो जाएगी, ये तो रहेगा ही, लेकिन ये माइनस बाटा वाला भी डाल देंगे। तो ये डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए, -1 डालिए, -2 डालिए और -3/5 डालिए, और इसके बाद में -1/5 डालिए।
डॉट डॉट। और देखिए यहाँ पे ये पूर्णांक में केवल हमने अंश बाई हर मान को डाल दिया, अंश बाई हर मान को डाल दिया, तो ये पूरी मिलाकर के परिमेय संख्या के क्रम को साबित करने लगा कि ये परिमेय संख्या है। तो एक तरह से समझिएगा कि 9th क्लास के जो बेस है, ये 9th क्लास के बेस इस तरह से शुरुआत किया जा सकता है इसके लिए, और इसमें बहुत कुछ सीखना है 9th क्लास के अंदर में। 9th क्लास के बेस के आधार पर 10th क्लास की बेस नहीं होती है, और यही आगे चल करके हम लोग माने अगला क्लास के लिए तैयार होते हैं कि यदि 9th क्लास का हमारा बेस कंसेप्ट इसका क्लियर रहेगा तो हम 10 क्लास में जाकर के आसान हो जाएंगे और हमको समझने में सुविधा रहेगी। अब आइए, इसकी पूरी संख्या मैंने यहां साबित कर दिया, लेकिन एक अभी शून्य के बारे में हम जिक्र नहीं किए हैं कि शून्य आखिर है क्या भाई। तो शून्य के बारे में जानिए, जीरो जो है जीरो के बारे में जानिए। शून्य जो है, शून्य जो लिखा गया है ये अऋणात्मक पूर्णांक है, अऋणात्मक, ऋणात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक समझिए इसको, ठीक है। माने ऋणात्मक भी नहीं है, ठीक है, और धनात्मक भी नहीं है। और ऋणात्मक माने माइनस में भी नहीं है और ना धन में भी है। धन पूर्णांक माने धनात्मक पूर्णांक भी ये नहीं है। तो शून्य है क्या? शून्य ना तो ऋण है और ऋणात्मक मान ऋणात्मक भी नहीं है, ना शून्य धन पूर्णांक है ना शून्य ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य क्या है? शून्य एक इस जगह के लिए शून्य जो है, शून्य के मतलब एक तरह से समझिए कि अगर शून्य संख्या में से हटा दिया जाए तो किसी भी संख्याओं को मान को बढ़ाने में घटाने में, ये अगर शून्य किसी संख्या के बाद लगता है तो मान को बढ़ाता है और पहले लगता है तो मान को घटाता है, ये भी आप समझते होंगे। लेकिन एक तरह से खूबसूरती का काम करता है संख्याओं के अंदर में। खूबसूरती समझते होंगे कि किसी संख्या के बाद लगता है तो उसके भाव को बढ़ा देता है और किसी संख्या के पहले लगता है तो उसके मान को घटा देता है। लेकिन शून्य से किसी भी चीज को डिनोट करते हैं तो कोई बोलता है कि इसका मान शून्य हुआ। शून्य के मतलब क्या हुआ? शून्य एक तरह से खाली शब्द भी समझते हैं कि खाली कुछ भी नहीं। जीरो अंक आया मतलब कौन सा ऐसा अंक है कि जीरो मतलब जीरो आखिर अंक है, तो अंक में क्या है? शून्य को अगर हटा दिया जाए इस परिभाषाओं के अंदर से तो बहुत तरह की चीज आपको देखने को मिलेगा कि शून्य के चमत्कार कहां तक है और शून्य की चमत्कार कितनी प्रकार से लिखी जा सकती है। तो शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक भी है और धनात्मक पूर्णांक भी नहीं है, धनात्मक पूर्णांक भी नहीं है, ये भी समझिए, धनात्मक पूर्णांक भी नहीं है, ठीक है। तो इतने चीजों को समझिए, फिर पुनः इसके आगे और मैं बढ़ा रहा हूं और उस चीज को बारीकी से ध्यान कर लीजिए और उस सिस्टम को उतार लीजिए कॉपी के ऊपर और उसका अध्ययन कीजिए। और कहीं भी उसमें आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से या किसी प्रकार के क्वेश्चन इसके तहत डाउट है आपको तो आप बिल्कुल पूछने के लिए आजाद हैं, आप बिल्कुल पूछिए। मैं आपके एक एक शब्द के जवाब देने के लिए तैयार हूं और इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा उतार लीजिए तो ही और इसके सुनने के बारे में जिक्र करूंगा, पुनः फिर अगले क्लास में आपको इसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा उतार लीजिए इसको। देख रहे होंगे आप लोग। अब देखिए एक स्टेप और आपको इस शून्य के बारे में दूंगा। शून्य जो है अऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक भी नहीं है, मानो अऋणात्मक के मतलब ऋणात्मक भी नहीं है ना धनात्मक भी है। शून्य क्या है? तो शून्य के बारे में एक जिक्र कर सकते हैं कि शून्य एक पूर्णांक है, शून्य एक पूर्णांक संख्या है। बस यही आपको जानना है।
शून्य को कभी ना ऋण में लिख सकते हैं, ना शून्य को कभी धन में लिख सकते हैं। शून्य एक पूर्णांक संख्या के क्रम में आता है। आप इस चीज को समझिएगा और पुनः फिर इसके आगे में नेक्स्ट इससे जो पार्ट आपको बताया गया, इसके आगे वाला वीडियो में मैं इसके और आगे की ओर बढ़ाऊंगा। तब हम आपको भूमिका के बाद जो स्टेप आपको लिखा गया था उस स्टेप को मैं जिक्र करूंगा और तब आपकी प्रोसेस प्रश्नावली के तहत इसमें आपको छोटी छोटी परिभाषाओं की तरह इंगित कर दिया गया है कि कैसे संख्या सिस्टम चलते हैं। इसको आपको समझना होगा कि इस सिस्टम कैसे बनी है और सिस्टम किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, इसी के साथ मैं ये आपके क्लास को समाप्त करता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा। जय हिंद।